गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे जो हमारी भारत में जितनी मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में। तो देखना है आज कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कैसे मिट्टी वो बनती है, कौन कौन से खनिज तत्व उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। वैसे भी एग्रीकल्चर वाले जितने लोग हैं वो सॉयल साइंस बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, तो उनका रिवीजन जैसा टॉपिक है और कुछ नई चीज़ें जो जियोग्राफिकल बेसिस हैं की है और वो भी आपको यहाँ पर जानने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर सॉयल के टाइप्स की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है माउंटेनियस सॉयल है। ठीक है, जो रेड कलर में दिख रहा है रेड सॉयल है। ठीक है, ब्लैक कलर में एक दिख रही है ब्लैक सॉयल है। ये आपको दिख रही है रेड सॉयल है, ये ब्लैक सॉयल है। ठीक है, ये हमारी एल्यूवियल सॉयल आपको दिख रही है। ठीक, इसके अलावा आपको यहाँ दिख रही है ये हमारी माउंटेनियस सॉयल है। ठीक है, ऐसे जो है डिवीज़न करेंगे और पूरा मैपिंग से आपको बताएंगे कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे डिफिनीशन क्या है सॉइल की, यानी मृदा का क्या अर्थ है। इसके अलावा मृदा का संगठन कंपोजिशन क्या क्या है। इसके अलावा मृदा की संरचना में सॉइल प्रोफाइल और सॉइल होराइजन्स के बारे में जानेंगे। मृदा उत्पत्ति की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। प्रक्रम्स में कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं प्रक्रम, जैसे मृदा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके अलावा मृदा की क्षति, मृदा पदार्थों का स्थानांतरण, पदार्थों का रूपांतरण, इनके द्वारा मृदा बनती है। ठीक है, कैसे बनती है, सबसे पहले चट्टान होती है। ठीक है, वो चट्टान में क्या होता है, विघटन एवं वियोजन होता है। विघटन और वियोजन के बाद में उसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद वो कहीं जाकर जो है इकट्ठा हो जाती है, इसका लिथिफिकेशन होता है। धीरे धीरे ऐसे जो है मिट्टी बन जाती है। और मृदा उत्पत्ति के कारकों की अगर हम बात करें तो मृदा उत्पत्ति कारकों में आपको 3 प्रकार के कारक वैसे नॉर्मली देखने को मिलते हैं। पहला आप जिसकी हम लोग बात करते हैं एक्टिव कारक। ठीक है, एक्टिव कारकों में जो हमारा आता है वो आता है एक्टिव को अर्थात क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म, यानी जलवायु और जैविक तंत्र हमारे एक्टिव कारक हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर पैसिव कारक की बात करेंगे हम लोग, पैसिव में आता है हमारा पैरेट, हम लोग पढ़ते हैं पेरेंट, रिलीफ एंड टोपोग्राफी। ठीक है, अर्थात पेरेंट मटेरियल अर्थात खनिज पदार्थ, रिलीवेंट टोपोग्राफी अर्थात उच्चावच वहाँ पर जो भी पाए जाते हैं। इसके अलावा एक हमारा न्यूट्रल है, जो हमारा समय है ये हमारा न्यूट्रल रहता है, ना एक्टिव है ना ये पैसिव है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे सॉइल में कौन कौन सी प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं उनके सुधारों के लिए, जैसे फसल चक्र है, यांत्रिकी या सुझाव। इसके अलावा जिप्सम पायराइट यूज़ करते हैं हम लोग लवणी क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए। ये सारी चीज़ें हमारे में जो है इसमें हमको पढ़नी है। ठीक है, तो समस्याएं भी 2 तरीके की होती है, एक स्थैतिक समस्या है, गतिक समस्या है। इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सारा आपने सॉइल साइंस में पहले से पढ़ रखा है। बस आपको बता दे रहे हैं। स्थैतिक समस्याओं में जैसे लवणीकरण और क्षारीयता आती है, जल क्रांति मरुस्थलीकरण आता है, बंजरीकरण आता है, मृदा का अपकर्षण आता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे। ठीक है, इसके अलावा गतिक समस्या में आप सॉइल इरोजन पढ़े हुए होंगे। ठीक है, सॉइल इरोजन भी 2 तरीके के आपने पढ़ा होगा, वाटर इरोजन, विंड इरोजन। ठीक है, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा वाटर इरोजन, विंड इरोजन। ठीक है, अपर्दन में। और वाटर में आपने कई सारे पढ़े होंगे, उसमें सील इरोजन होता है। ठीक है, सील इरोजन होता है, स्प्लैश इरोजन, ये सारे सॉरी ये पानी वाले हैं, वाटर वाले हैं। ठीक है, सील होता है, स्प्लैश होता है। ठीक है, उसके बाद रिल होता है, उसके बाद गली होता है। ऐसे बहुत सारे इरोजन इसमें होते हैं। ठीक है, और अगर आप उसकी बात करेंगे विंड इरोजन की, तो आप पढ़ते हैं सस्पेंशन। ठीक है, साल्टेशन और सरफेस क्रीप आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ट्रिपल एस पढ़ा होगा आपने विंड में। ठीक है, ऐसे जो है बहुत सारे इसमें आते हैं। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा ब्रीफ अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि ये सब आप लोग सॉइल साइंस में पढ़ चुके हैं। तो जो आपके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं को हम लेके आए हैं। ठीक है, और मृदा के वर्गीकरण की बात करें हम लोग तो हम पढ़ेंगे आईसीआर के आधार पर। जो आईसीआर ने 1986 में 8 प्रमुख और 27 छोटे भागों में बांटा था, उसमें 8 प्रमुख का हम अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, अगर मृदा का अर्थ की बात की जाए तो किसे कहते हैं सॉइल, ज़रा सा ध्यान से देखिएगा। आप लोग खूब पढ़े होंगे जो भी हमारा जो भूमि है उसके ऊपर, जो भी हमारी क्रस्ट के ऊपर जो सबसे ऊपरी परत पाई जाती है जिसमें हम रहते हैं, खेती करते हैं, मिट्टी कहलाती है। तो नॉर्मल परिभाषा है, अगर थोड़ा सा साइंटिफिकली हमको इसका डिफिनेशन देखना है तो क्रस्ट का बाहरी सरंध्री एवं चूर्णिल परत, ठीक है, जो खनिजों के टूटने फूटने से बनती है, यानी मिनरल्स या रॉक्स के टूटने फूटने यानी विघटन एवं वियोजन से बनती है, उसे जो है, या फिर कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गड़ने से बनती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। ठीक है, एक छोटी सी और परिभाषा है जो इसके नाम से बनी हुई है, सॉइल। सॉइल मतलब होता है एस फॉर है सोल, ओ फॉर है ऑफ, आई फॉर है इन्फिनिट एंड एल फॉर है लाइफ। यानी मृदा जो हमारी है वो अनंत जीवन की आत्मा है। ठीक है, इन्फिनिट लाइफ की क्या है, सोल है।
ठीक है। तो ये हमारा सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ शॉर्ट फॉर्म में आपको सॉइल पढ़ सकते हैं आप, ये आपकी जो है बहुत आसान शब्दों में अच्छी परिभाषा हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करेंगे पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी, आप जानते हैं पेडोलॉजी में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, सॉइल की ऑर्गन का, सॉइल के क्लासिफिकेशंस का, इन सब का अध्ययन जिसमें किया जाता है पेडोलॉजी में। मतलब पेडो मतलब क्या है, पैदा वाला, ठीक है। पैदा मतलब क्या, ऑर्गन, ऑरिजिन। तो ऑरिजिन की अगर बात करें हम लोग तो किस में आएगा, पेडोलॉजी में। वहीं अगर हम सॉइल के रिलेशन की बात करेंगे प्लांट से, प्लांट जो हमारा सॉइल में हो रहा है उससे रिलेटेड यानी पौधे के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन हम किस में करते हैं, वो हम लोग करते हैं एडेफोलॉजी में। फादर ऑफ सॉइल साइंस आप लोग सब पढ़े हैं, डॉक्टर चेव हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे मृदा संगठन की, तो मृदा संगठन की अगर बात करेंगे तो आप सब लोग पढ़े होंगे, हम लोग ऐसे बनाते थे, ठीक है। तो कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा 45 होता था, जो हमारा होता था मिनरल मैटर, ठीक है। ये हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता था कितना, लगभग 5%। ये 25% सॉयल एयर और 25% सॉयल वाटर होता था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है ये जो है। इसमें जैविक तत्व 5 से 12 तक ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, 5 से 12 तक मिट्टी में होता है। खनिज तत्व यानी मिनरल मैटर हमारा कितना होता है, 38 से लेकर 47 तक हो सकता है। मृदा जल 15 से 35 हो सकता है और मृदा वायु 15 से 35 हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारा जैविक और खनिज तत्व हैं इनको हम सॉलिड स्पेस बोलते हैं। 50% में सॉलिड स्पेस होगा और बाकी 50% में पोर स्पेस होगा, जिसमें हमारा मृदा जल और मृदा वायु रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम लोग बात करें, जिसके बारे में हमने बताया आपको कि सिर्फ जो है 5% के आसपास रहता है, 5 से 12% तक ये पाया जाता है मिट्टी में। इसमें वनस्पति, जीव जंतु, ये सारी चीज़ें आती हैं। सूक्ष्म जीव और पत्तियों का ढेर आता है, मृत ऑर्गेनिक मैटर आता है। सूक्ष्म जीव और पत्तियों का ढेर जो होता है, इसमें जो जीवाणु होते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के साथ में जब इंडोल एसिड क्रिया करता है, इंडोल एसिड जब हार्मोन वहाँ पर पहुँच जाता है तो क्या करता है, जितनी भी पत्तियों का ढेर उसको सड़ा गला कर क्या बना देता है, ह्यूमस बना देता है, ठीक है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस में जो है उर्वरा क्षमता बहुत अधिक होती है और रंग का निर्धारण करने में, हमारी जो है सॉइल का कलर जो निर्धारित करने में ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मिनरल मैटर की, जो लगभग 45% पाया जाता है। तो मिनरल मैटर की अगर बात करेंगे हम तो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और हमारे 4 जो है वो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। यानी टोटल जो हमारे फंक्शनल न्यूट्रिएंट हैं वो कितने पाए जाते हैं, 21 फंक्शनल न्यूट्रिएंट हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। फंक्शनल न्यूट्रिएंट की परिकल्पना किसने दी थी, निकोलसन ने दी थी। आप सब सॉइल साइंस में पढ़े हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारा अर्नाइन एंड स्टाउट ने दिया था। जो लास्ट हमारा बनाया गया था वो निकिल हमारा जो है 1987 में इसमें जोड़ा गया था। उससे पहले 16 जो है हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट थे। निकिल को हमने कब जोड़ा था, 1987 में हमने इसको जोड़ा था, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अगर जाने तो 3 टाइप के हम लोग 2 टाइप में हम लोग बांटे हैं, माइक्रो और माइक्रो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। तो MA मतलब बृहद जो हमारे हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, इनका हम लोग एक फार्मूले से याद करते हैं, कौन पी के मग से काफ़ी। काफ़ी में यफ़ी जो हमारा है वो नहीं है यहाँ पर, यफ़ी हमारा माइक्रो में है, लेकिन हम लोग फार्मूला बनाए थे तो काफ़ी जो है हमारा, इससे हम याद कर लेते हैं, ठीक है। कौन पी के मग से काफ़ी, कौन में मतलब CHO हमारा सबसे पहले आएगा, ये हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट है, ठीक है। इसके अलावा आएगा NPK जो हमारा प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, और मग से काफ़ी जितने हमारे ये सारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो की अगर बात करेंगे, सूक्ष्म मात्रा में जिनकी हमें मात्रा बहुत कम चाहिए होती है प्लांट्स में, उनकी अगर हम बात कर लेंगे तो हम याद करेंगे फेकू बेकल जाने मन मोहब्बत नहीं, ठीक है। फेकू का ध्यान देंगे आप यहाँ, फेकू बेकल जाने मन, इसके अलावा मोहब्बत नहीं, सीक्वेंस से आपको याद हो जाएंगे सारे, तो ये हमारे जो है माइक्रो हो जाएंगे। इसके अलावा बेनिफिशियल में हमारे सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट और सेलेनियम में हमारे क्या है, बेनिफिशियल 4 न्यूट्रिएंट है, और इनको जो है मिलाकर हम क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल और एसेंशियल को फंक्शनल न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मिनरल मैटर हो गया, जो 45% लगभग पाया जाता है। मृदा जल की अगर बात करें तो मृदा जल में हमारा कई प्रकार का है, जैसे गुरुत्वीय जल हमारा ग्रेविटेशनल वाटर है, ठीक है। अवेलेबल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कई प्रकार का है। इसके बारे में हमने एक चार्ट बना दिया, आप पूरा तैयार कर लीजिए इसी से, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल वाटर की, तो हमारा ये फील्ड कैपेसिटी से नीचे पाया जाता है, ठीक है, बिलो फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी यानी 1/3 जहाँ हमारा ATM दाब होता है उससे नीचे, यानी लेस देन 1/3 से नीचे हमारा ये पाया जाता है, ठीक है। लेस देन 1/3 के पाया जाता है ग्रेविटेशनल वाटर।
1/3 से लेकर 15 तक हमारा कौन सा पाया जाता है, अवेलेबल वाटर पाया जाता है। ठीक है, 1/3 से लेकर हमारा 15 तक कौन सा वाटर पाया जाता है, अवेलेबल वाटर पाया जाता है। वहीं अगर हम 1/3 से लेकर पूरा 31 तक देखेंगे तो हमारा कौन सा वाटर पाया जाता है, कैपिलरी वाटर पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे कैपिलरी वाटर के बाद जो हमारा 31 से लेकर पूरा 10,000 तक हमारा कौन सा पाया जाता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर पाया जाता है। इन पॉइंट्स की अगर बात करें तो हमारा 1/3 को हम क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर 15 की बात करें, 15 जहाँ पर एटीएम है मतलब प्रेशर है, वो उसको हम लोग परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। वहीं 31 जहाँ पर प्रेशर है उसे हम हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट बोलते हैं। 1000 ड्राई एंड 10,000 ओवन ड्राई बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा पीएफ की अगर बात करें कहाँ पर कितना पीएफ पाया जाता है तो आप ध्यान रखिएगा 2.54 हमारा पाया जाता है फील्ड कैपेसिटी पर पीएफ। ठीक है, 1/3 हमारा एटीएम होगा वहाँ पर दाब और 2.54 क्या होगा, पीएफ होगा। पीएफ की खोज जो हमारा है स्कोफिल्ड ने की थी 1935 में। ठीक है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा जानेंगे, सब आप सॉइल साइंस में पढ़ चुके हैं, बस हम रिवीजन आपका करवा रहे हैं। 4.18 हमारा जो है ये हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, जहाँ पर 15 प्रेशर लगता है, 15 एटीएम, वहाँ पर 4.18 पीएफ होता है और ये हमारा इसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। 31 को हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट, यहाँ पर 4.5। ठीक है, और ड्राई 1000 जहाँ पर एटीएम प्रेशर लगता है वहाँ पर 6 पीएफ होगा। ओवन ड्राई का पीएफ हमारा कितना होता है, 7 पीएफ हमारा जो है वहाँ पर होता है। ठीक है, तो इतना आपको जानना है। तो अवेलेबल वाटर किसे बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर किसे बोलते हैं, कैपिलरी वाटर किसे बोलते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल गई। एक बार आपको दिखा दें थोड़ा थोड़ा। ग्रेविटेशनल वाटर की अगर बात करेंगे तो 1/3 से कम प्रेशर होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे सेकंड हमारा क्या है, अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर कितने से कितने तक पाया जाता है, 1/3 से 15 एटीएम तक। कैपिलरी वाटर हमारा 1/3 से 31 एटीएम तक। हाइग्रोस्कोपिक हमारा 31 से 10,000 एटीएम तक पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सॉयल वाटर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे सॉयल एयर की, सॉयल एयर में अगर बात करेंगे हम लोग, जल की मात्रा अगर सॉयल में बढ़ जाए तो वायु की मात्रा कम हो जाती है, तो ऐसी मृदा को हम लोग बोलते हैं संतृप्त मृदा। ठीक, जल की मात्रा ज़्यादा है, वायु की मात्रा कम है तो संतृप्त है। अगर जल की मात्रा कम है और वायु की मात्रा ज़्यादा है तो असंतृप्त मृदा हम लोग उसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम सॉयल प्रोफाइल की, सॉयल प्रोफाइल की अगर बात करें तो मृदा की ऊपरी सतह से लेकर निचली चट्टानों तक के वर्टिकल भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉयल इज कॉल्ड सॉयल प्रोफाइल। ठीक है, सॉयल मृदा परिक्षेत्रिका कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर आप एक चिप काटें पृथ्वी के ऐसे नीचे तक तो आपको कैसे दिखेगी, सबसे ऊपर हमको दिखेगा जो है ओ होराइजन दिखेगा। ठीक है, ये हमारा ओ होराइजन है। ओ होराइजन में आपको जो हमको दिखेगा एल लेयर सबसे ऊपर ही दिखेगी जहाँ पत्तियों का ढेर होगा, उसके थोड़ा सा नीचे हमें एफ लेयर दिखेगी, यानी फोसाइल, यानी पत्तियों का ढेर धीरे धीरे क्या होगा, ये हमारा सड़ जाएगा, फोसाइल में बदल जाएगा, जीवाश्म में बदल जाएगा। ठीक है, ओ होराइजन को हम लोग जंगली क्षेत्र में हमारी जो है पाई जाती है, वर्जिन सॉइल इसको बोलते हैं। जहाँ पर एरेबल लैंड्स होती हैं, कृषि योग्य ज़मीनें होती हैं, वहाँ पर ओ होराइजन नहीं पाया जाता है, हमारा नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पर पत्तियाँ खूब सारी गिरती हैं, सड़ती हैं, वहीं पर ओ होराइजन ये डेवलप हो जाता है, ऊपर जो काला काला बन जाता है। ठीक है, डार्क ब्लैक कलर का ये हमारा ओ होराइजन होता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे टॉप मोस्ट होराइजन हमारा जो माना जाता है वो माना जाता है ए होराइजन। ए होराइजन में जो हमारा सेकंड यानी A2 होता है उसे ई होराइजन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ई फॉर इल्यूविएशन ऑफ क्ले होता है। ठीक है, या फिर एल ऑक्साइड जो हमारे यहाँ पर मैक्सिमम पाए जाते हैं, इनका क्या हो जाता है, इल्यूविएशन हो जाता है, यानी अपवाहन हो जाता है, यानी निच्छालित हो जाते हैं नीचे की ओर। ठीक है, इल्यूविएशन होता है, अपवाहन हो जाता है किसका, FeAl ऑक्साइड्स का। और FeAl ऑक्साइड जाके कहाँ जमा हो जाते हैं, बी होराइजन में, और बी होराइजन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसलिए इसको इल्यूविएशन होराइजन यानी विनिक्षेपण होराइजन बोला जाता है। आई फॉर इल्यूविएशन हमारा जो है बी में है, जहाँ पर जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं जाकर Fe और Al के ऑक्साइड। ठीक है, बी होराइजन को सबसॉयल भी कहा जाता है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है बी होराइजन में बहुत अधिक पाई जाती है। सी होराइजन में हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स का संचयन हो जाता है, और उसके नीचे हमारा आर होराइजन है। ठीक है, इसके अलावा अगर थोड़ी सी बात करें तो ये हमारा बी होराइजन तक जितना भी पोर्शन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोलम बोलते हैं। ठीक है, ओ होराइजन से लेकर हमारा ये बी होराइजन तक जितना भी रीजन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोलम बोलते हैं। अगर इसी में सी होराइजन भी मिला लिया जाए ऊपर वाला पूरा पोर्शन तो इसे हम लोग रिगोलिथ बोलते हैं। ठीक है, रिगोलिथ और सोलम में सब आप पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, मृदा परिक्षेत्रिका में अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाएं, अगर हम जाएं ओ होराइजन से, ए होराइजन से, बी होराइजन, सी होराइजन अगर जाएंगे हम लोग नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर हम नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा है वो नीचे जाने पर घटता जा रहा है। ठीक,
मिनरल मैटर की अगर बात करेंगे तो उसकी संख्या जो हमारा है, नंबर्स हैं वो तो हमारे घट रहे हैं, लेकिन आकार जो हमारा होता है, साइज़ हमारा जो है मिनरल मैटर का वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, मिनरल्स की अगर बात करेंगे तो हमारी संख्या जो है हमारी वो घटेगी, लेकिन आकार हमारा उसका बढ़ेगा नीचे जाने पर। वायु की अगर बात करेंगे तो नीचे जाने पर वायु बहुत कम होगा, और जल अनिश्चित होता है, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग टाइप के जल जो है गहराई जाने पर आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे भारत में मृदा का वर्गीकरण, तो आईसीआर ने मिट्टी को जो है 1986 में 8 प्रमुख भागों में बांटा और 27 उप प्रमुख भागों में बांटा। तो हम 8 प्रमुख भागों की चर्चा करेंगे आप, लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा कितने उप प्रमुख भागों में बांटा है, 27। आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, उनके बारे में कोई डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 8 के ही सब टाइप हैं। ठीक है, तो 28 8 आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करेंगे जैसे एल्यूवियल हमारा है, जो भारत में सर्वाधिक मृदा पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, एल्यूवियल पाई जाती है। लगभग 15 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर जो है एल्यूवियल सॉइल है। उसके बाद सेकंड हमारी रेड सॉइल है, जो लगभग 6.1 लाख हेक्टेयर है। ब्लैक सॉइल 5.46 लाख हेक्टेयर। फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल 2.85 लाख हेक्टेयर। सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल 2.7 लाख हेक्टेयर। डिजर्ट सॉइल हमारी 1.92 लाख हेक्टेयर। लेटराइट हमारी जो मिट्टी होती है 1.26 लाख हेक्टेयर, और पीट हमारी 0.7 लाख हेक्टेयर पाई जाती है। ठीक है, आप सारे याद रखिए, एल्यूवियल, रेड, ब्लैक, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस, सैलाइन एंड एल्कलाइन, डिजर्ट, लेटराइट एंड पीट, ये हमारी 8 प्रकार की जो है मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एल्यूवियल सॉइल की, जो हमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कितनी, 15 लाख हेक्टेयर पे पाई जाती है। तो एल्यूवियल सॉइल जो हमारी 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अलग अलग मैदान के हिसाब से जो है इसको डिवाइड हमने कर दिया है। एल्यूवियल का निर्माण कैसे होता है आपको बताया था जब मिट्टी पढ़ाएंगे, साथ ही उसके निर्माण का कारण बताएंगे। तो निर्माण कैसे होता है, नदियों द्वारा बहा कर लाए गए निक्षेप द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ में कई सारे मिट्टी के निक्षेप लाती हैं, और वही धीरे धीरे इकट्ठा होकर एल्यूवियल सॉइल का निर्माण करते हैं, जलोढ़ मृदा का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें पंजाब का मैदान, हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान हमारा कैसा है, एल्यूवियल सॉइल में है। सब आप पढ़ चुके हैं जब आपको मिट्टियाँ पढ़ाए थे हम। ठीक है, जब आपको नदियाँ पढ़ा रहे थे। ठीक है, पंजाब के मैदान की अगर बात करेंगे तो इसमें आप लोग पढ़े थे, सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु सागर दोआब पाया जाता है। झेलम चिनाब के बीच में चाच का दोआब पाया जाता है। चिनाब और रावी रचना, रावी और व्यास बारी, और व्यास और सतलज विस्त का दोआब पाया जाता है। सारे आप पढ़ चुके हैं, एक बार देख लीजिए। सिंधु नदी जब आप पढ़े थे देखे थे, सबसे ऊपर सिंधु नदी जाती थी, उसके बाद जो है वहाँ से झेलम और चिनाब और रावी और व्यास और सतलज जैसे हमारी जो है नदियाँ आकर इसमें जुड़ जाती थी। तो सिंधु और झेलम के बीच में जो पाया जाता है उसे हम बोलते हैं सिंधु सागर। ठीक है, अब झेलम और चिनाब के बीच में जो पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं जाज। ठीक है, रावी और चिनाब के बीच में रचना, रावी और व्यास के बीच में बारी, और व्यास और सतलज के बीच में व्यस्त हमारा ये पाया जाता है। सीक्वेंस आप याद रखिए तो आपको सारे ये दोआब याद हो जाएंगे। ठीक है, इनके द्वारा जो है नदी का निर्माण होता है। अगर मिट्टी देखेंगे एल्यूवियल में, तो एल्यूवियल में आप देखेंगे बांगर और खादर मिट्टियाँ ऐसे बटी हुई हैं। किसके द्वारा बटी हैं, खोल के मैदान द्वारा, यानी बांगर और खादर के बीच में क्या पाया गया है, खोल का मैदान हमारे यहाँ पाया जाता है। ये हमारा खोल का मैदान बीच में है। ठीक है, बांगर को हम लोग बोलते हैं ओल्ड एल्यूवियल। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में हमारी ऊसर मृदाएँ पाई जाती हैं। इन्हें ऊसर, रेह, कल्लर, भूड़, ठीक है, पंजाब हरियाणा में इन्हें भूड़ बोला जाता है। वारिंड बोला जाता है, गंगाराम गंगा जहाँ से इसमें जो है गंगाराम गंगा वाले क्षेत्र में वारिंड बोला जाता है। कंकड़ बोला जाता है, CaCO3 की उपस्थिति कारण, यहाँ इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम लोग कंकड़ बोलते हैं। ठीक है, मतलब खादर की अगर बात करेंगे, खादर हमारी न्यू एल्यूवियल सॉइल है। ठीक है, बांगर ओल्ड है, खादर न्यू है। न्यू एल्यूवियल सॉइल है, इसको बिहार में हम लोग बोलते हैं टाल का मैदान या ताल का मैदान। बंगाल में हम लोग बोलते हैं पौर का मैदान, पंजाब में बोलते हैं वेटलैंड। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। बिहार में क्या बोलते हैं इसको, टाल का मैदान बोलते हैं, बंगाल में पौर का मैदान बोलते हैं, और पंजाब में हम लोग इसको बोलते हैं वेटलैंड। ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे एल्यूवियल सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है। तत्वों का अगर उपलब्धता की बात करें, अगर हम लोग तत्वों की उपलब्धता की बात करें, तो अधिकता इसमें जो है पोटेशियम और CaO की, यानी लाइम की और पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी पाई जाती है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। NPK रेशियो की अगर बात करें यहाँ पर, तो 5.6 और 2 और 1 का रेशियो यहाँ पर देखने को ज़्यादातर मिलेगा आपको। ठीक है, तो
5.6 के कारण यहाँ पर जो है नाइट्रोजन विषाक्तता की समस्या जो है इस मिट्टी में देखने को आपको मिल जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग यूरिया झोंक दिए हैं इसमें कि यहाँ पर जो है रेशियो बिगड़ गया है एनपीके का। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे तो निम्न गंगा मैदान में पाई जाने वाली भूरी मृदा जो है निम्न गंगा मैदान में, इसे हम लोग बोलते हैं डंकर या ढंकर। ठीक है, धनकर। आप यहाँ पर दिखा दें आपको एल्यूवियल सॉइल कहाँ कहाँ है। ये आपको जो ग्रीन कलर की दिख रही है यहाँ से ऐसे ये आपको दिख रही है पूरी, ये पूरी आपकी क्या है, ये एल्यूवियल सॉइल है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक, देखिए पूरी आपको यहाँ पर, बीच में छोड़ दो इतना, ये वाला पोर्शन जो आपका है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एल्यूवियल सॉइल है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसको हमने बांटा है कई भागों में। ठीक है, ऐसे हम लोग पंजाब, ये हमारा यहाँ से आगे देखोगे तो पंजाब दिखेगा, उसके बाद ये हरियाणा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा निचली गंगा दिखेगा, ये हमारा अपर गंगा, ये हमारा मध्य गंगा। ठीक है, ये हमारा लोअर गंगा, उसके बाद ये हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ऐसे ही हमको दिखेगा पूरा। ठीक, अगर आगे बात करेंगे हम लोग, एल्यूवियल आपने देख लिया। ठीक है, जहाँ जहाँ पाया जाता है। उसके अलावा अगर बात करेंगे हम लोग दूसरी किसकी, हम लोग बात करेंगे रेड सॉइल की। रेड सॉइल की अगर बात करोगे तो पठारी और पहाड़ी भागों में पाई जाती है। रेड सॉइल वहाँ बनती है जहाँ वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से कम हो। ठीक, 200 सेंटीमीटर से वर्षा कम हो। ठीक है, कहाँ बनेगी, पठारी भागों में बनेगी, या पहाड़ी भागों में जहाँ ग्रेनाइट, नीज, आर्कियन, धारवाड़ या कुडप्पा या विंध्यन चट्टानें पाई जाती है वहीं ये बनेगी। ठीक है, इस मृदा का विकास तभी होगा जहाँ पर जो है वर्षा जो है कितनी हो, 200 से कम होनी चाहिए। ठीक है, लाल रंग की अगर बात करेंगे तो इसमें फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। क्षेत्रफल इसका 6.1 लाख हेक्टेयर है। भारत में जो है दूसरी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, लाल मृदा है। ठीक है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में पाई जाती है। उसके अलावा मेघालय, असम, अरुणाचल में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, मेघालय, असम, अरुणाचल के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जो है नॉर्थ ईस्ट में भी ये पूरी मिट्टी पाई जाती है। तत्वों की अगर बात करेंगे तो FeAl ऑक्साइड, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। इसके अलावा पोटास, हम अगर बात करेंगे पोटाश। ठीक है, पोटास अगर हम बात करेंगे तो पोटास और CO, इतनी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जो है इसमें कम पाया जाता है। ठीक है, डिफिशियंसी रहती है। पहली बार उत्पादन करने पर उत्पादन में वृद्धि होती है, उसके बाद धीरे धीरे अगर हम उत्पादन करते रहेंगे तो उत्पादकता घटती चली जाती है। पीएच की बात करें तो 6 से 7.5 तक इसका पीएच रहता है। सर्वाधिक तमिलनाडु में पाई जाती है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है, तमिलनाडु में। कैवोलिनाइट क्ले मिनरल की अधिकता इसमें पाई जाती है। अगर आपको थोड़ा सा लाल मिट्टी को देखना है तो मैप पे आपको लेके चलते हैं। आपको जितना भी रेड पोर्शन दिख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा क्षेत्र में है ये वाला पूरा पोर्शन आपका ये हमारा दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा जो है पूरा रेड सॉइल आपको दिख रही है, हमारा पूरा रेड सॉइल है, ये यहाँ पूरा रेड सॉइल है। ठीक है, अगर तमिलनाडु देखेंगे तो पूरा तमिलनाडु आपको लाल ही लाल दिख जाएगा। ये हमारा यहाँ से तमिलनाडु इतना है, या पूरा क्या दिख रहा है, लाल लाल दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा तमिलनाडु में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे हम लोग किस मिट्टी की बात करेंगे अब, ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल की अगर बात करें तो ब्लैक सॉइल का निर्माण हमारा किससे होता है, ज्वालामुखी द्वारा होता है। तो हमारे यहाँ अभी तक जो मुख्य भूमि है उस पर जो है एक ही ज्वालामुखी अभी तक देखने को मिला है। महाराष्ट्र में वो भी हुआ था, क्रेटेशियस युग में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। इसी के द्वारा जो है इस क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। तो मेन चीज़ हमारा क्या है, महाराष्ट्र से अभी इधर उधर थोड़ा बहुत फैल गई है मिट्टी, तो जो है अगल बगल वाले क्षेत्रों में भी हो गई है। ठीक है, तो इसकी अगर बात करेंगे तो हमारा मैग्मा होता है। ठीक है, वहीं से लावा ये निकलता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो जो लावा हमारा क्या करता है, इसे बगल में फैल जाता है पूरा क्रेटर के इधर उधर लावा फैलता है। उसके बाद धीरे धीरे मिट्टी अपवाहित होती है, इधर उधर ट्रांसफर होकर क्या बना देती है, काली मिट्टी का निर्माण कर देती है। ठीक है, एरिया की अगर बात करें, तीसरी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है भारत में, 5.46 लाख हेक्टेयर में पाई जाती है। मालवा का पठार, काठियावाड़ का पठार, इन सब जगहों पर पाई जाती है। सर्वाधिक हमारी कहाँ, महाराष्ट्र में। इसके अलावा महाराष्ट्र के अगल बगल वाले क्षेत्रों में मालवा का पठार और काठियावाड़ के पठार में ये फैल गई है। विशेषताओं की अगर बात करेंगे तो रेंगुर जो है हमारी, रेंगुर हमारी, इसे महाराष्ट्र में रेंगुर कहा जाता है। करेल में इसको जो है, यूपी में इसको करेल कहा जाता है। गुजरात में इसको भाल कहा जाता है। बिहार में इसको ताल कहा जाता है। इसको कपासी मृदा भी बोला जाता है क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन इसमें बहुत हाई होता है। इसको दरारी मृदा भी बोला जाता है क्योंकि गर्मियों में इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। CaO और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स इसमें अधिकता पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस कम पाया जाता है। ठीक है, दरार के कारण की अगर बात करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्वतः जुताई कर देते हैं।
ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जुताई जो है स्वतः कर देते हैं, इससे जो है इसमें दरारें जो है बन जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु में इसमें दरारें बन जाती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, वर्टिसॉल्स की अगर बात करेंगे तो वर्टिसॉल्स आर्डर में जो है ब्लैक सॉयल पाई जाती है। ठीक है, पर्वतीय मृदा की अगर बात करो तो हिमालयी क्षेत्र में जितनी भी मिट्टियां पाई जाती हैं उन्हें पर्वतीय मृदा कहा जाता है। ठीक है, पर्वतीय घाटियों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जहाँ ये पर्वत ऐसे बना होगा, ये हमारा पर्वत है, तो इसमें जो बीच वाला पोर्शन है इसे हम लोग घाटी बोलते हैं। तो इस घाटी में हमारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्योंकि पानी जो है यहाँ बहकर इकट्ठा करता है, इसको निक्षेप बनाता है, तो इसलिए यहाँ पर, और जो हमारे ढाले हैं इन वाले क्षेत्रों पर जो है अम्लीय मृदा पाई जाती है, जो जहाँ जिसमें जो है ह्यूमस की अधिकता होती है, सेब की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, लवणीय मृदा की अगर बात करें, लवणीय एवं क्षारीय मृदा की, तो सैलिनिटी जो है बहुत अधिक होती है इसकी, पीएच जो है इसका हमारा 7 से अधिक होगा। ठीक है, और इसके अलावा सिंचाई की अगर बात करेंगे तो सिंचाई इस यहाँ पर जो है उत्पत्ति ये बनती कैसे है, बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कर दिए, सिंचाई कर दिए, सिंचाई कर दिए, जल भराव हो जाएगा, वाटर ड्रेनेज की कोई व्यवस्था है नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, Na और Mg की जो है यहाँ मात्रा बढ़ जाती है, तो Na के साथ में यहाँ पर अगर SO4 या CO2 अगर जुड़ जाए तो मृदा लवणीय कहलाती है, अगर SCO3 जुड़ जाए तो मृदा क्षारीय कहलाती है। ठीक है, अगर Na के साथ में जैसे NaSO4, ठीक है, या Na2CO3, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम के साथ MgSO4 या MgCO3 अगर ये बना लेते हैं तो लवणीय मृदा है। वहीं NaHCO3 बनाए या MgHCO3 बनाए तो यह मृदा क्षारीय कहलाती है। सुधारने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसके लिए जिप्सम। ठीक, अन्य नाम की अगर बात करेंगे तो सैलाइन सॉइल को हम लोग बोलते हैं रेह, कल्लर, खार, कारी, सोलन चाक, इसको रूस में सोलन चाक बोला जाता है। व्हाइट एल्कली सॉइल, सैलाइन को हम लोग बोलते हैं व्हाइट एल्कली और एल्कलाइन को बोलते हैं ब्लैक एल्कली। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सोडिक सॉइल भी बोलते हैं एल्कलाइन सॉइल को, कल्लर या ऊसर भी बोलते हैं एल्कली सॉइल को। ठीक है, क्षेत्र की अगर बात करेंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के, जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर निकली है वो उसी वाले रीजन में जो है, या कच्छ रण का रण जो हमारा गुजरात का है, उन सब क्षेत्रों में क्या है, एल्कलाइन सॉइल की अधिकता पाई जाती है, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, लास्ट हम बात करेंगे, छठा हमारा जो है मरुस्थलीय मृदा है। मरुस्थलीय मृदा की अगर बात करोगे तो मरुस्थलीय मृदा का टेम्परेचर जो होता है बहुत हाई होगा। जैसे मरुस्थल की अगर आप थोड़ा सा माइंड में लाएं, मरुस्थल को थार के, मरुस्थल को तो क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई है, ह्यूमिडिटी वहाँ बहुत कम है, इसलिए वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा बहुत कम होती है तो वहाँ पर क्या होगा कि जो है हमारा मरुस्थल बनेगा। ठीक है, मरुस्थल जब हमारा बनेगा तो वहाँ पर कौन कौन से तत्वों की अधिकता पाई जाएगी, पोटेशियम, CO यानी चूना, फेरस, एल्युमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाएगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होगी। एंटी सॉल्ट आर्डर में तुम्हारा जो है ये आती हैं। इसके अलावा लेटराइट सॉइल की अगर बात करेंगे तो हम लोग लेटराइट सॉइल वहीं बनेगी जहाँ वर्षा जो है बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ये पानी बरसने से ही बनती है। तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जिन जिन क्षेत्रों में तुमको भारत में वर्षा दिखती जाए, जैसे आप देखेंगे जहाँ इस वाले एरिया से वर्षा शुरू होती है तो ये हमारा कर्नाटक और केरल वाला रीजन दिखेगा। ठीक, इसके अलावा मेघालय में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो वो वाला रीजन दिखेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर जो वर्षा वाले सबसे ज़्यादा क्षेत्र हैं वहीं जो है देखने को मिलेगी, तो कर्नाटक, केरल, ठीक है, मध्य प्रदेश, मेघालय, ये सब रीजन हमारे जो देखने को मिलेंगे। यहाँ जो है हमको कौन सी लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। यहाँ पर लीचिंग जो है बहुत अधिक होती है, एल्युमिनियम और सिलिका के जो ऑक्साइड होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्टजोलाइजेशन, पढ़े होंगे आप लोग। एल्युमिनियम और सिलिका जो है हमारे ऑक्साइड्स जो है वो मूव कर जाते हैं नीचे, पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, रूट जोन से नीचे चले जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, पार्टजोलाइजेशन। ठीक है, तो ऐसी जो है प्रक्रिया कहाँ देखने को मिलती है, लेटराइट सॉइल में। ठीक है, ईंट बनाने के लिए इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है, लाल रंग की है, मीट बन जाएगी लेटराइट सॉइल से। उत्पादन की अगर हम लोग बात करेंगे तो चाय, काफ़ी, काजू और ऑस्ट्रेलियन बबूल इसमें बहुत अच्छे से होगा। नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरान सब कम पाया जाता है, बस FeL के ऑक्साइड बहुत अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, लेटराइट सॉइल आपकी हो गई। इसके अलावा अगर बात करेंगे पीट की, ठीक है, तो आप लोग खूब जानते होंगे डिकम्पोज्ड सॉइल के बारे में ये बात हो रही है। पीट और मक आपने 2 टर्म सुने होंगे। तो पीट हमारा जो होता है वो पार्शियली डिकम्पोज्ड है। ठीक है, मतलब जहाँ पर पत्तियाँ वत्तियाँ गिरी हैं खूब सारी, लेकिन उसका डिकम्पोजिशन अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पीट मृदा। ठीक है, अगर डिकम्पोजिशन एकदम अच्छे से हो गया है, तुम देखने जाओ तो ये पहचान ना पाओ कि वहाँ पर पत्ती है, बस काला काला आपको दिखे, तो हमारा फुल्ली डिकम्पोज्ड होगा, तो उसको हम लोग मक बोलेंगे। अगर तुम पहचान जाओ कि वो जो है हमारा किस चीज़ का डिकम्पोजिशन वहाँ पर हुआ है, पत्ती थी, घास थी, क्या था,
तो जो है वो हमारा पीट कहलाएगी, जहाँ पर तुम्हें एकदम पता चल जाए पार्शियली डिकम्पोजिशन हुआ हो। ठीक है, जल एकत्रित हो जाता है, वर्षा बहुत अधिक होती है, जीवाश्म 40% से अधिक पाया जाता है, पीएच 4 से कम होता है, एसिडिक सॉइल होती है पीट हमारी, मैनग्रूव्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, समुंदर के किनारे पाया जाता है ज़्यादातर। तो ऐसी जो है मिट्टी हमारी पीट सॉइल कहलाती है। अगर आप मृदा समस्या और समाधान की थोड़ी सी बात कर लें तो हमारा जो अगर पीएच 7 से कम होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एल्कली सॉइल, ओ सॉरी एसिडिक सॉइल 7 से कम अगर होगा तो एसिडिक सॉइल सुधारने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं CaO। ठीक है, चूना यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम सैलाइन एल्कलाइन सॉइल की बात करें तो उसको सुधारने के लिए हम लोग जिप्सम पायराइट यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर सैलाइन सॉइल की बात करें, सैलाइन में हम लोग पायराइट यूज़ नहीं करते हैं। सैलाइन सॉइल को सुधारने के लिए हम लोग करते हैं लीचिंग। लीचिंग मतलब हम लोग, सैलाइन कैसे बनती है, जब पानी जो है जहाँ नहीं बरसता है। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए थोड़ी चीज़ें इनके बारे में। सैलाइन एल्कलाइन एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच 7 से अगर 8.5 है तो सैलाइन है, 8.5 से अगर 10 हो गया तो एल्कलाइन है, 8.5 से अगर 14 तक पहुंच गया यानी 10 से 14 तक पहुंच गया तो सैलाइन एंड एल्कलाइन है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें तो 4 से ज़्यादा होती है सैलाइन की, 4 से कम होती है एल्कलाइन की, और 4 से ज़्यादा होती है सैलाइन एंड एल्कलाइन की। 13 से कम होता है हमारा सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो, और तुम्हारा एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज भी, हमारा ESP भी जो है सैलाइन का 15 से कम होता है। ठीक है, और इधर इन दोनों के एल्कलाइन और सैलाइन एंड एल्कलाइन के 13 और 15 दोनों के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन कई बार आपके एग्रीकल्चर में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसको हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर के लिए आपके लिए डाल दिए हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग सैलाइन सॉइल की तो कैसे बनती है। कैल्शियम मैग्नीशियम इसमें बहुत अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, सोडियम पाया जाता है, सोडियम आयन पाया जाता है, और इसके जो ऊपर, क्योंकि पानी बहुत कम बरसता है यहाँ पर, वर्षा जो है 55 सेंटीमीटर से कम यानी 550 mm से कम वर्षा हो वाले क्षेत्रों में जो है सैलाइन सॉइल पाई जाती है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, जब सोडियम के ऊपर के कोलाइडल कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं नष्ट, क्योंकि पानी बरस नहीं रहा है तो कोलाइडल कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे नष्ट। ठीक, टेम्परेचर होगा ज़्यादा, वर्षा होगी कम। ठीक है, तो वाष्पीकरण होगा, जितना पानी होगा वो भी चला गया, तो लवणता जाती है बढ़, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सैलाइन सॉइल। ठीक, वहीं इसको सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पानी भर दिए, और पानी भरने के बाद में जो है क्या होगा, वो पानी लीचिंग करके जो है इसको सोडियम आयन को नीचे लिए चला जाएगा, तो इससे हमारा जो है सुधर जाएगा। ठीक, दूसरी बात क्या कर सकते हैं हम लोग, दूसरी बात हम लोग करते हैं फ्लाकुलेशन, यानी पानी भर के एक बार देन निकाल, तो ऊपर ऊपर जितना चूना होगा लेके उसको बह जाएगा। ठीक, सोडिक सॉइल की अगर बात करें हम लोग, सोडिक या एल्कली सॉइल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ ये तब बनती है जब वर्षा वहाँ 55 से 90 सेंटीमीटर हुई हो। ठीक, वाटर ड्रेनेज की समस्या हो, यानी वहाँ पर क्या था, वहाँ पानी बरसा नहीं, ये समस्या थी। यहाँ ये समस्या है कि पानी ज़्यादा बरसा, पानी गया भर। अब पानी जब गया भर और पानी निकालने की व्यवस्था तुम्हारे पास ड्रेनेज की सिस्टम है नहीं, तब यहाँ से होगा पानी में जो है लवणता भी थी, अब यहाँ से होगा वाष्पीकरण, तो होगा वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन होगा, जिससे भैया पानी से जो है पानी तो उड़ जाएगा वाष्पीकरण में, लेकिन वहाँ पर लवण जो है ज़मीन पर बने रह जाएंगे, और इससे जो है हमारी बन जाती है एल्कलाइन सॉइल। और इसको हम लोग सुधारने के लिए यूज करते हैं जिप्सम पायराइट। इसके अलावा हरी खाद का प्रयोग करते हैं हम लोग, फसल चक्र अपनाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसको सुधारने के लिए करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। एक बार अगर आप ध्यान देंगे मिट्टी को, आपको तो एक बार दिखा दें कहाँ कितने क्षेत्र में पाई जाती है। हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इसके अलावा सिक्किम और ये हमारा कुछ पार्ट्स है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ हम लोग हमारी पाई जाती है माउंटेनियस सॉइल। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा गुजरात का रीजन है, ये हमारा राजस्थान का कुछ पार्ट है। इसके अलावा ये हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, इसके अलावा ये हमारा पश्चिम बंगाल और ये हमारा असम, इतनी जगह पर हमारी एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, रेड सॉइल की अगर बात करेंगे तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारा नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, सिर्फ मेघालय वाला रीजन छोड़ दो और थोड़ा सा असम वाला, असम मेघालय अगर छोड़ दो तो पूरे में हमारी रेड सॉइल, ठीक, नॉर्थ ईस्ट में। इसके अलावा यहाँ अगर बात करेंगे तो ये पूरा रीजन हमारा जो है रेड सॉइल से बना हुआ है, सेकेंड हमारी लार्जेस्ट एरिया में फैली हुई है। ब्लैक सॉइल ये महाराष्ट्र वाला रीजन है, महाराष्ट्र से हमारा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो जितना इस अगल बगल वाले एरिया में हमारा फैल गया है, हमारा दक्कन प्लेटू और थोड़ा बहुत रीजन जो है इसके ऊपर भी अब फैल गया राजस्थान वाले में। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो ये किनारे किनारे तट पे भी एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, ये हमारी एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। अगर बात करेंगे लेटराइट सॉइल की तो ये हमारी लेटराइट सॉइल पाई जाती है, ये हमारी लेटराइट सॉइल आपको दिख रही है, यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है,
ठीक है। ऐसे छोटे छोटे फुटकर रीजन है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, ये हमारा बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसके अलावा ये हमारा बहुत अधिक वर्षा वाला मेघालय वाला क्षेत्र है। तो इन सब जगहों पर लेटराइट सॉइल पाई जाती है। ठीक है, ऐसे आपका ये सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा एरिड सॉइल यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मतलब मरुस्थली डिजर्ट सॉइल, ये हमारी एरिड सॉइल इस रीजन में पाई जाती है। थार का मरुस्थल हमारे यहाँ एक ठो है, वही हमारा जो है एरिड रीजन है, थोड़ा सा यहाँ पर भी पाई जाएगी हमारी। ठीक है, तो इसके अलावा इतनी सी जानकारी आपको बस मिट्टी के बारे में होनी चाहिए। आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिए एक दो बार। ठीक है, आपको सारी मिट्टी तैयार हो जाएगी। कल हमारा वेजिटेशन का जो है टॉपिक कवर किया जाएगा। सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहें ताकि आपसे जो और हमारे DHO की तैयारी करने वाले भैया लोग हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।